नमस्कार। मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूं आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर से। दोस्तों मैं बता दूं कि आज हमारी क्लास इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, क्योंकि आप सबको मालूम है कि हम जो क्रम बनाए हुए हैं वो पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का बनाए हुए हैं। इस हफ्ते में आज का दिन शुक्रवार है और मैं आज अमूमन आप लोगों को इकोनॉमिक्स के क्लासेस को लेकर ही पहुंचता हूं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मेरा जो पिछला इकोनॉमिक्स की क्लासेस गई हुई थी वो विमुद्रीकरण से संबंधित गया था। इकोनॉमिक्स के क्लास नंबर 7 के हिसाब से जो हमने वीडियो आपके बीच में दिया था वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पूरी इकोनॉमिक्स डिटेल फॉर्म में आपको उसमें पढ़ाई जाएगी और हर रोज का वीडियो जो आपके बीच में पहुंचेगा वो अपने आप में डिटेल होगा, अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों मैं बता दूं कि आज हमारी जो क्लास है वो आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इकोनॉमिक्स के उस पहलू को पहले समझा सकूं जो किसी न किसी कारणवश इकोनॉमिक्स के उस शब्दावली से रिलेटेड होता है, जो शब्दावली आपको पढ़ने में न समझ आने की स्थिति में आप उसके व्यू को समझ नहीं पाते हैं, या वो शब्दावली क्लिष्ट होने के नाते आप उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं जगा पाते हैं। इसलिए मेरी कोशिश है कि समस्त शब्दावलियां जो आगे चल के आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगी उन सबको पहले समझा सकूं, उन सबको पहले बता सकूं। दोस्तों उसी के अंतर्गत हमने अवमूल्यन भी बताया था, उसी के अंतर्गत हमने विमुद्रीकरण भी बताया था और आज हम आपके बीच में दो और शब्दों को लेकर आए हुए हैं। हालांकि ये मिलता जुलता शब्द है लेकिन इसमें फर्क है और उसी फर्क को मैं समझाऊंगा भी। वह शब्द है काला धन और काला बाजारी। दोस्तों मैं बता दूं कि हम लोग आगे भी चलकर ऐसे शब्दों को जानेंगे, जैसे तेजड़िया क्या होता है, मंदड़िया क्या होता है, उसी तरह से चौथी दुनिया क्या होती है। बहुत ऐसे शब्दावलियां हैं। बिटकॉइन क्या होता है, आपके इस समय काफी प्रचलन में है। सब लोग जानते हैं कि बिटकॉइन कितनी बड़ी कॉइन बन चुकी है, डिजिटल मनी बन चुकी है। वो क्या होता है, तमाम तरह के ऐसे शब्दावली जो हम आपके बीच में पहुंचेंगे लेकर और उसकी व्याख्या भी बताएंगे। उसमें महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकते हैं उसको भी समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आज हमारा दो शब्दों पर व्याख्या रहेगा। पहला है काला धन और दूसरा है काला बाजारी या काला बाजार, ब्लैक मनी। दोस्तों ये दोनों दो ऐसे शब्द हैं जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए डरावना परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए वह नाजुक परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जो अच्छी सी अच्छी अर्थव्यवस्था भी धाराशाही हो सकती है। इस दोनों कार्यों की बढ़ती प्रतिशतता उस अर्थव्यवस्था को सरातल में पहुंचा सकती है। उस अर्थव्यवस्था का स्लो डाउन इतना कम हो जाएगा, इतना वो हरास में चली जाएगी कि उस अर्थव्यवस्था को फिर आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यह दोनों शब्द अपने आप में खतरनाक हैं। इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से यह क्या है, यह क्यों होते हैं और इसका प्रभाव हमारे समाज में क्या है, या इसके लिए इसको कम करने के लिए कोशिश कौन सी की गई है, उन्हीं बातों को लेकर हम आपके बीच में आज बने रहेंगे। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं काला धन से लेकर। काला धन होता क्या है। पहला मुद्दा यह है कि काला धन क्या होता है। दोस्तों जब कोई धन हम अधिकारियों के नजर से छुपाकर उपयोग करते हों या अर्जित करते हों, सरकार के नजर से छुपाकर उपयोग करते हों या अर्जित करते हों, ऐसे सभी प्रकार के धन को हम काला धन की श्रेणी में रखते हैं। दोस्तों काला धन एक बहुत ही लोगों के लिए अवसर देने वाला धन होता है, जो लगातार लोग देश की व्यवस्था में खतरा उत्पन्न करते हैं या देश की अर्थव्यवस्था को बाधित करने का काम करते हैं। फिर भी भारत जैसे देशों में या दुनिया भर के देशों में काला धन एक समस्या है। खासकर भारत में यह समस्या पुरातन काल से चला आ रहा है, अधिक प्राचीन समस्या है और इसके कारणों में जो गिनाए जा सकते हैं या इसके कारणों में जो देखे जा सकते हैं वो कौन से कारण होंगे। पहले तो मैं इस पर कुछ लाइनें आपके सामने लिख रखा हूं। पहले तो काला धन किसे कहते हैं, इसको तो मैंने समझाया आपको कि वह धन जो टैक्सेशन अधिकारियों से छुपाकर उपयोग किए जाते हों या फिर जो है कि उसको किसी न किसी तरह से अर्जित किए जाते हों या फिर सरकार के नजर से बचने के लिए उसका उपयोग होता हो या उसका अर्जन होता हो, उसे काला धन कहते हैं।
दूसरा मैंने लिख रखा है दोस्तों कि काला धन कहां होता है, अर्थात कहां है काला धन, किसके पास के धन को काला धन कहेंगे, कौन काला धन से रिलेटेड व्यक्ति है, इसकी पहचान तो डायरेक्टली सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सामान्य तौर पर जो शब्दावली निकल कर आती है वह काला धन किसके पास होता है, तो जो लोग तस्करी से जुड़े हुए लोग होते हैं उनके पास काला धन होने की संभावना ज्यादा होती है। जो लोग संगठित अपराध से जुड़े हुए लोग होते हैं उनके पास भी काला धन होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि आप सबको मालूम होगा अपहरण के मामले में, हत्या के मामले में या इस प्रकार के कई मामलों से जो संगठित अपराध किए जाते हैं, पैसे लेकर किए जाते हैं, पैसे देकर किए जाते हैं, तो वो भी काला धन वहां भी काफी बड़ा मात्रा में जमा होता है। दोस्तों, जो लोग मानव तस्करी के व्यापार से जुड़े हुए होते हैं या मादक पदार्थों के तस्करी के व्यापार से जुड़े हुए होते हैं उनके पास भी काला धन ज्यादा मात्रा में होता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो आतंकवाद जैसी घटनाओं से रिलेटेड होते हैं उनके पास भी काला धन ज्यादा होता है। और खासकर दोस्तों, जो सरकार के विभागों के नेतृत्वकर्ता होते हैं, चाहे वो अधिकारी बेसिस के लोग हों या फिर लीडर बेसिस के लोग हों, इन लोगों के पास भी काला धन होने की संभावना अधिक मानी जाती है। दोस्तों, ये जो सर्वे बताता है इन तरह से लोगों की संख्या ज्यादा है जो काला धन अर्जित करते हैं, जिनके पास काला धन अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो दोस्तों, काला धन कहां पाई जाती है इसका मैंने इंडिकेशन आपको बता दिया। जो अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि विदेश में कितना काला धन है। एक बहुत बड़ा प्रश्न है भारत में, हालांकि भारत के भीतर भी काला धन है। ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि जो हम लोगों ने नोटबंदी किया था वो भारत के भीतर के काला धन को समाप्त करने के लिए किया था। डायरेक्टली इनडायरेक्टली समाप्त जरूर हुआ। मैंने पिछला वीडियो इस पर बनाया था मेरा, जब आप अवमूल्यन का वीडियो देखेंगे दोस्तों, विमुद्रीकरण का जब वीडियो आप देखेंगे तो उसमें कंप्लीटली आपको पता चल पाएगा कि विमुद्रीकरण के द्वारा जब हम 2016 में नोटों को बंद किए तो उससे लाभ हुआ कि हानि हुआ, काला धन आया कि नहीं आया, इन सभी पहलुओं पर उसमें हम चर्चा किए हुए हैं। तो आप उस हमारे वीडियो को, इकोनॉमिक्स के 7 नंबर का वीडियो है, पार्ट 7 नंबर का, उसको आप देखकर समझ सकते हैं कि हमने किस तरह से विमुद्रीकरण के बाद की परिस्थितियां क्या हुई थी और लाभ हानि के दृष्टिकोण से क्या हुआ, इसके बारे में डिटेल फॉर्म में हम आपको बता रखे हैं। दोस्तों, यहां मैं बता दूं कि विदेशों में कितना काला धन जमा है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि भारत के बहुत सारे लोग विदेशों में पैसा जमा करते हैं, हवाला के माध्यम से विदेशों में पैसा भेजा जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से पैसा, काला धन इकट्ठा किया जाता है, उसका भी विदेशों में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, स्विस बैंक से लेकर तमाम तरह के देशों में जो काला धन भारतीय रखे गए हैं उसका कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। अलग अलग समितियों ने अलग अलग रिपोर्टिंग किया है। दोस्तों, हालांकि काला धन पर कुछ समितियां गठित की गई हैं, जैसे शाह समिति ये गठित हुई थी, वो काला धन के अतिरेकों की जांच के लिए गठित की गई थी। दोस्तों, उसी प्रकार से बीपी जीवन रेड्डी समिति थी, वह भी काले धन की जांच के लिए गठित की गई समिति थी। लेकिन एक महत्वपूर्ण समिति है, 2015 से लेकर अब तक उसकी चर्चा लगातार होती रही है, श्री वैद्यनाथ समिति। दोस्तों, श्री वैद्यनाथ समिति ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि भारत में 72,80,000 करोड़ रुपए का लगभग विदेशों में काला धन जमा है। दोस्तों, याद रख लेंगे, 72,80,000 करोड़ रुपया। यह रुपया कितना है तो मैं आपको बता दूं कि भारत में जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत होता है उस केंद्रीय बजट के लगभग 2 गुना है। अर्थात वह धन जो विदेशों में जमा है वो केवल भारत में आ जाए, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं, श्री वैद्यनाथ समिति की रिपोर्ट बता रही है, वह अगर भारत में आ जाए तो पूरे भारत को 2 वर्षों तक बिना बजट पारित किए या बिना बजट बनाए भी आप देश को चला सकते हैं। बिना पैसे अर्जन के भी देश को आप चला सकते हैं। इतना अमाउंट है, इतना बड़ा अमाउंट है। तो दोस्तों, यह
विदेशों में अर्जित धन है। और उसमें भी बताया जाता है कि जो स्विस बैंक है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में स्थित बैंक है, स्विस बैंक में सबसे अधिक धन अर्जित किया गया है, सबसे अधिक काला धन जमा किया गया है। तो ये भी एक प्रश्न होता है, कई तरह के उपयोग से जुड़े हुए काला धन होते हैं। अब हमारा जो अगला प्रश्न है, इस पर कितने वर्षों की सजा होती है। दोस्तों, काला धन से जुड़े हुए कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, पुलिस की गिरफ्त में होता है, तो उसकी कितनी सजा हो सकती है। पहले तो दोस्तों सजा के प्रावधान बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। भारत में ऐसा माना जाता है कि जो काला धन से जुड़ा हुआ होगा उसकी गिरफ्तारी पहले होगी, उसके धन से रिकवरी होगी। और अरुण जेटली ने एक प्रस्ताव लेकर आए थे 2015 में, जिसमें कहा गया कि कठोर से कठोर सजा उसको दी जाएगी और काला धन से जुड़े हुए व्यक्तियों को कम से कम 10 वर्षों की कठोर सजा देने की बात कही गई है दोस्तों। तो यह कठोरतम सजा की बात है, जो 10 वर्षों की सजा हो सकती है। उस व्यक्ति के अनन्य धन से उसकी रिकवरी हो सकती है और गिरफ्तारी के बाद उसको सजा की भी प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, काला धन से बहुत सारे प्रश्न आपके सामने आए हैं, लगातार आते रहे हैं। जब भी समितियां गठित होती हैं तब तब काला धन की रिपोर्ट देनी होती है आपको, समिति किसके अध्यक्षता में काम कर रही है। और मैं बता दूं जो जीवन रेड्डी समिति है, वह समिति माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति है। जस्टिस जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने काला धन की पहचान के लिए जो समिति गठित की थी, उस समिति ने भी अपनी रिपोर्टिंग कर रखी है और उसने भी अपने सुझाव को दे रखा है। दोस्तों, काला धन से रिलेटेड या आपके संबंध हैं। अब हम देखते हैं कि काला बाजार क्या होता है, ब्लैक मार्केट क्या होता है। दोस्तों, काला बाजार और काला धन दोनों लगभग देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने वाली पद्धति है और यह पद्धति किसी देश में नहीं होनी चाहिए, फिर भी लगभग हर देश में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप में होती है। तो दोस्तों, काला बाजार क्या होता है। काला बाजार का परिभाषा मैं आपको बता दूं तो दोस्तों, जिस बाजार में जमाखोरी या उत्पादक लोग अपने जरूरी चीजों को डंप कर देते हैं, जरूरी वस्तुओं को रोक देते हैं बाजार में जाने से, और जब उस वस्तु की मार्केट में शॉर्टिंग हो जाती है, तो शॉर्टेज की अवस्था में जब वह वस्तु का मूल्य बाजार में बढ़ने लगता है, तो फिर वही लोग उस डंप माल को बाजार में उतार कर अधिक कमाई या अधिक पैसा उगाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, इस पद्धति को हम काला बाजार कहा जाता है। काला बाजारी की अवस्था में, काला बाजारी सामान्य तौर पर हर पल होने वाली एक पद्धति होती है, जहां व्यापारी आपको सामान पूछते हैं, कोई शॉर्टेज सामान पूछते हैं तो वो देने से मना कर देता है। और सामान्य तौर पर आप उससे सुनते होंगे कि कहता है कि ठीक है, 3 दिन बाद आपको ये सामान मिल जाएगी, हम मंगवा रहे हैं। जब आप उस दुकानदार के पास पहुंचते हैं तो जब जरूरत पड़ती है तो उस दिन देता है, और यह भी कहते हुए देता है कि हाँ, मैंने मंगवाया है, जो सामान 150 रुपए की थी वो सामान 200 रुपए की सब मिल रही है। मतलब वो सामान रखा रहता है, शॉर्टेज कहते हुए आपको लौटा दिया जाता है, और जब वही सामान फिर से 3 दिन बाद खरीदने जाते हैं तो दुकानदार यह कहते हुए पाया जाता है कि मैंने बहुत महंगा पे खरीदा है, कहीं ये मिल ही नहीं रहा है, इसलिए अब 150 की सामान आपको 200 में मिल पाएगा। जरूरत की सामान है, आपको लेना है, इसलिए आप 200 रुपया देकर भी उस वस्तु को ले लेते हैं, जबकि वह अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है। न वो सरकार को पता होती है, न व्यापारिक अधिकारियों को पता होता है, वो सामान्य तौर पर उस दुकानदार के जेब में पहुंचता है। और ऐसे ही बार बार करके देश की अर्थव्यवस्था में कृत्रिम महंगाई लाने तथा देश की अर्थव्यवस्था में अधिक धन उगाही करने का प्रयास किया जाता रहा है। ऐसे ही प्रयास काला बाजार के रूप में जाना जाता है। यही काला बाजार अपने आप में देखा जाए तो कहीं न कहीं किसी देश की अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचाती है। काला बाजार अधिक लाभ कमाने के लिए किए गए प्रयास है, ये किया गया सिस्टम है। दोस्तों, इसमें भी मैंने कुछ प्रश्न लिख रखा है, लेकिन काला बाजार ज्यादातर व्यापारी कर पाते हैं, काला धन ज्यादातर अधिकारी कर पाते हैं, और काला बाजार ज्यादातर व्यापारी कर पाते हैं।
हालांकि मैं यहां एक लाइन जोड़ दूं आपको कि जो काला धन कमाता है वह काला बाजारी में लगाता है ज्यादा, और जो काला बाजारी से धन ज्यादा कमाता है वह काला धन के रूप में उस धन को उपयोग करता है। जो काला बाजारी के रूप में अतिरिक्त धन कमाता है वह धन काला बाजारी के रूप में उपयोग में लाता है, काला धन बनाता है, काला धन के रूप में वो इकट्ठा करता है। दोनों का संबंध बहुत हद तक या दोनों एक दूसरे से ज्यादा गति पाते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, कभी कभी दोनों अलग अलग चलने के बावजूद भी एक दूसरे को गति देते हैं, इसलिए भी दोनों खतरनाक माने जाते हैं, दोनों बेहद एक तरह से कह सकते हैं नुकसानदायक माने जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें 4 प्रश्न मैंने बना रखा है। पहला बना रखा है कि काला बाजार किसे कहते हैं, तो मैंने इसके पहले आपको जो भी कुछ समझाया कि जब जमाखोरी की जाती है या उत्पादक जब अपने वस्तुओं को डंप कर लेता है और उस वस्तु की शॉर्टेज मार्केट में होने पर जब वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है तो फिर वही व्यापारी उस वस्तु को अधिक मूल्य लेकर बेचने का काम करता है, तो ऐसी स्थिति को काला बाजारी कहा जाता है। दोस्तों दूसरा इसमें प्रश्न है काला बाजार कहां होता है। काला बाजार कहां होता है, तो दोस्तों काला बाजार उन हर एक जगहों पे होता है जहां जरूरी वस्तुओं की लेन देन होती है। दोस्तों काला बाजारी दवाइयों के फील्ड में होता है, काला बाजारी खाद्यान्न के फील्ड में होता है, दोस्तों काला बाजारी ऐसी परिस्थितियों में होता है जब किसी वस्तु की डिमांड बढ़ने वाली होती है, जैसे लगन त्योहारों के दिनों में काला बाजारी ज्यादा होने के चांस देखे जाते हैं, आपदा विपदा के परिस्थितियों में काला बाजारी होने के ज्यादा चांस देखे जाते हैं, या कोई अंदेशा हो जाए भविष्य में खतरा उत्पन्न होने का, तो ऐसी परिस्थितियों में लोग स्टोर करने लगते हैं खाद्यान्नों का, उस दौरान काला बाजारी प्रारंभ हो जाती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं काला बाजारी में देखा यह जाता है कि आपके विकट परिस्थितियों का या आपके नकारात्मक परिस्थितियों का लाभ उठाने का प्रयास व्यापारियों द्वारा किया जाता है, ऐसे प्रयासों को ही हम काला बाजारी कहते हैं। दोस्तों अगला मैंने लिखा है देश में कितना काला बाजारी है या कितने पैसे का काला बाजारी है। दोस्तों ये प्रश्न बता रहा है कितने पैसे काला बाजारी है। इसमें आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसका कोई एग्जैक्ट डाटा आपके पास नहीं है और ना कोई समिति ने रिपोर्टिंग करके बताया है कि कितनी पैसे की काला बाजारी भारत में चलती है। लेकिन दोस्तों एक अनुमान के आधार पर एक साल में जितनी भी काला बाजारी भारत में होती है या काला बाजारी से जो धन उगाही होती है वह कंप्लीटली धन पाकिस्तान जैसे देश के जीडीपी से बड़ी होती है। पाकिस्तान की जो एक साल की जीडीपी है उससे अधिक तो हमारे वहां केवल काला बाजारी से धन अर्जित किया जाता है। तो इस तरह से उसका कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि कितने तक की काला बाजारी है, कितने अमाउंट की काला बाजारी होती है, लेकिन अनुमान के आधार पर इतनी बड़ी काला बाजारी भारत में जरूर होती है जो पाकिस्तान की जीडीपी से अधिक हो जाती है। दोस्तों अगला क्या कह रहा है कि कितने वर्षों की सजा का प्रावधान है काला बाजार पर। दोस्तों काला बाजार पर कितने वर्षों की सजा का प्रावधान है, तो इसमें भी एक संशोधन किया गया है और काला बाजारी करने वाले व्यक्ति से संबंधित धन को एक तरह सरकार जब्त कर लेती है। उनके काला बाजारी करने वाले लोगों के व्यवसाय, काला बाजारी करने वाले लोगों के कल कारखाने सील कर दिए जाते हैं। साथ ही दोस्तों 3 माह से लेकर 7 वर्षों की सजा दी जाती है। दोस्तों याद रख लेंगे और लिख भी लेंगे जरूरत पड़े तो, 3 वर्षों से 7 वर्षों की कठोर सजा का भी प्रावधान है यदि कोई व्यक्ति काला बाजारी से जुड़ा हुआ हो और वो भी उस समय जुड़ा हुआ हो जब देश में उस वस्तु की डिमांड अधिक बढ़ रही हो और उसी समय वो काला बाजारी से जुड़ गया हो, तो ऐसे परिस्थितियों में अधिक सजा होने की संभावना मानी जाती है, जताई जाती है। दोस्तों पेट्रोल पंप पे भी काला बाजारी भारी मात्रा में होता है। आप देखते होंगे कि पेट्रोल पंप में बहुत सारे अलग प्रकार के तेल या ईंधन का उपयोग करते हुए उसमें काला बाजारी करने का प्रयास होता है। इस तरह के बहुत सारे स्वर्ण व्यवसायियों में भी ऐसा काला बाजारी की स्थितियां देखने को मिलती है। बहुत फील्ड ऐसे हैं जहां काला बाजारी भारत जैसे या दुनिया के हर देशों में
देखने को मिलती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम आज जो आपको पढ़ा रखे हैं वो काला धन और काला बाजार से जुड़ा हुआ है, और यह एक बहुत ही खतरनाक पहलू को मैं इंडिकेट भी कर दिया। इतना खतरनाक पहलू आपके सामने काला बाजारी और काला धन के रूप में है कि किसी भी अर्थव्यवस्था को और ताकतवर अर्थव्यवस्था को खोखला कर सकता है और उस अर्थव्यवस्था को धराशाही कर सकता है। दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का मूल मकसद यह था कि आप काला धन को ठीक से जान सके, काला बाजारी को ठीक से समझ सके, क्योंकि जब भी ऐसे पहलू इकोनॉमिक्स में आगे के परिस्थितियों में देखने को मिलेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि एक बाजार जो सरकारी निगाह में होती है, संविधानोत्तर होती है, उस अर्थव्यवस्था और एक संविधानोत्तर के बजाय एक अलग पैरेलल अर्थव्यवस्था काम करती है, दोनों किसी देश के लिए कितना खतरा होता है और दोनों से क्या लाभ होता है, इस पर भी आप समीक्षात्मक रिपोर्टिंग कर सकते हैं या समीक्षात्मक रूप से निबंध लिख सकते हैं। आप चाहें तो मेंस में ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके डिटेल आपको लिखने होते हैं, उसके व्याख्यात्मक स्वरूप को भी आपके सामने आप उसके सामने रखने होते हैं। तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं आपको बता रही है कि काला धन और काला बाजारी किससे जुड़ा हुआ विषय है। दोस्तों अगर हमारे आप व्यूवर्स होने के साथ सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे आपको तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब भी आप इस प्रकार की डिटेल फॉर्म की वीडियो देखने होंगे, हमारे चैनल पर पहुंचेंगे तो सब्सक्राइब रहेगा, तभी आपको चैनल से सीधे जुड़ने का मौका मिलेगा। और जब भी हमारे वीडियो अपलोड होंगे तो सीधे आप तक पहुंचेंगे, आपको सूचना मिलेगी और आप वीडियो से जुड़ पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।